क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए हैं। ईपीएफओ का इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस का पार्ट नंबर 16 है ये। ठीक, काफ़ी नुन्नू टाइप का वीडियो होने वाला है ये। इससे हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन होते हैं एम्प्लॉयड, कौन होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कौन होते हैं वर्कर और किस तरीके से उनको वेजेस, किस टाइप से वेजेस मिलता है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो चालू कर लेते हैं आगे। अच्छा, आगे जाने से पहले आप लोग के लिए बहुत ही जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि पीडीएफ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज की, आपकी स्टडी मटेरियल की, सब कुछ। और 1-to-1 हमारा एक डिस्कशन, एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, जिसमें कि आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ हो, आप तुरंत पूछिए। 1-to-1 आप लोग का जो है हम लोग वहाँ पे उसका सोल्यूशन देते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ भी मतलब कंटिन्यूअस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज हो सके। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका क्लास खत्म उसके बाद टीचर से आप मिलना तो दूर बात भी ना कर पाओ। ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। हम लोग आपके साथ लगातार 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। एक तो मटेरियल ग्रुप होगा और दूसरा होगा डिस्कशन ग्रुप, जिसमें कि आप हम लोग का 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इसी तरीके से यूपीएससी का भी हमारा 2021 का कंप्लीट पीडीएफ और पूरा पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल सब कुछ है, कंप्लीट है। मतलब यहाँ पर आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन है ये आपके लिए, अगर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपीएससी वाले का 13,000 जो है आपका है फीस, इंक्लूडिंग जीएसटी, और इसका 31 जैन से जो है हमारा पेड ग्रुप नया चालू हो रहा है। लेकिन आप लोग उससे पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग को टेलीग्राम कैसे क्या देखना है मटेरियल, रोज करंट अफेयर डाउट आप लोग पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। 31 जनवरी से क्या होगा कि आपको टेस्ट शेड्यूल और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ताकि आप जो है और अच्छे से तैयारी कर सको। ठीक, ईपीएफओ का भी तो चल रहा है। ईपीएफओ का तो आप तुरंत अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 85648880 और 530969606608 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। यही 2 नंबर हैं और किसी भी और नंबर पर कॉल मत करिएगा। ठीक, तो चालू कर लेते हैं आज का टास्क। यहाँ पे देखिए, हम लोग ने जो है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल पे खत्म कर लिया था अपने पार्ट नंबर 15 में। पार्ट नंबर 16 में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं शेड्यूल। ये सब एक बार में नहीं होगा, 3-4 बार इसको पढ़िएगा, सब एक एक चीज आप लोग को याद हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे नियोजित या फिर रोजगारी किसे कहते हैं, कुछ कार्य यानी सम वर्क से क्या तात्पर्य है, इन सबसे देखेंगे। ठीक, आपका वैतनिक नियोजित क्या है, सब नियोजित क्या है, सब रोजगार क्या है, किस तरीके का है। अगर कोई काम पर है, किसे एट वर्क जिसे कहा जाता है, वो क्या है, नकद। अभी इंग्लिश में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नगद या फिर वेतन के लिए कुछ काम किया गया है, वो तो आपका जो है काम पर कहा जाएगा। मतलब कोई जो किसको वेजेस जो मिल रहा है, जिसको वैतनिक नियोजित है, आपका वेजेस पे एम्प्लॉयड है, उसको जो है काम पर कहा जाएगा, अगर वो वेतन या फिर नगद के लिए काम किया जा रहा हो। और स्वनियोजित वाले जो किसे कहा जाएगा, जो काम कर रहा है, वो है नगद या प्रकार में लाभ या पारिवारिक लाभ के लिए काम किए गए कार्य को बोलेगा। ठीक है, सब नियोजित जैसे कौन हो गया भाई नियोजित, जैसे एक एक जा रहा है काम पे, और एक सब नियोजित जो कार्य जो है दूसरे को दे रहा है कि आप ये काम करो, और खुद किस लिए कार्य कर रहा है, आपके परिवार की कोई लाभ आपको मिल रहा है या फिर खुद आपका कुछ प्रॉफिट है। नौकरी पर थे लेकिन काम पर नहीं थे, मतलब ये कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो लोग कह सकते हैं कि एट वर्क बट नॉट, मतलब टेम्परेली हो चुके हैं। तो नौकरी के लिए औपचारिक लगाव था, मतलब पहले से थे, लेकिन अभी वर्तमान में नौकरी पे काम नहीं कर रहे हैं, अस्थायी रूप से काम पर नहीं है। सिंपल चीज़ ये है। ठीक, इसी को देखिए यहाँ पे इंग्लिश समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे पहली बात तो होगी पेड एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, कि आपका परफॉर्म किया जा रहा है वर्क फॉर वेज। ठीक, सैलरी के लिए आप काम कर रहे हो। दूसरा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड आपको क्या होगा, जब आप परफॉर्म कर रहे हो वर्क को अपने प्रॉफिट के लिए या फिर फैमिली गेन के लिए, या तो वो कैश में हो जाए, मनी मिल जाए आपको कुछ पैसे, या फिर कुछ काइंड में मिल जाए, मतलब मान लीजिए आटा मिल गया 1 किलो, या फिर कुछ भी अनाज मिल गया, तो उसके लिए भी आपका जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाएगा। इसी साथ साथ अगर आप वर्क जॉब पर तो है लेकिन वर्क पे नहीं है, यहाँ पे क्या था, ये वर्क की डेफिनेशन थी, जब वर्क कहा जाएगा कि आप वर्क पे हो। यहाँ पे क्या है कि जॉब आप इंटरप्राइज पर तो हो लेकिन वर्क पर नहीं हो। थोड़ी सी एक बेसिक डेफिनेशन है, इसको अगर आप आपने पढ़ा है इसको इस तरीके से, तो आप वहाँ पे एलिमिनेट कर ले जाओगे आंसर, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक, तो वेतन जो पेड एम्प्लॉयमेंट वाली बात है, उस पर क्या है कि उनका फॉर्मल अटैचमेंट तो होता है जॉब के साथ, और उन्होंने काम भी किया होता है अपने जॉब में, लेकिन अभी जो है वर्क पे नहीं है। ठीक, कुछ हो सकता है भाई किसी उस पर वर्क पहले कर रहे थे, ठीक, किसी मान लीजिए मारुति वाले में जुड़े हुए हैं अभी, और लेकिन अभी किसी कारणवश जो है उसमें नहीं है, पहले उन्होंने वर्क किया है उस जॉब में। ठीक है, उनका फॉर्मल अटैचमेंट लेकिन अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ये वाली चीज़ है। बिजनेस इंटरप्राइज जो है वो क्या है, इसमें कैसे कि इंटरप्राइज में तो है लेकिन वर्क पे नहीं। कब कहेंगे, जब बिजनेस इंटरप्राइज फार्म, कोई मतलब फार्म पे काम हो रहा है या कोई सर्विस अंडरटेकिंग है, वो उसके लिए कर तो रहे काम, लेकिन अभी टेम्परेली वर्क पे नहीं है। ये वाली चीज़ है, मतलब बीच में कुछ आपका ये हो सकता है
कि आप मान लो जो है वर्क पे अभी कुछ नहीं हो, कुछ आपने कुछ गैप ले रखा है कुछ इस तरीके से, तो उसको बोलेंगे। इस वाले डेफिनेशन में देखिए, ये वाली डेफिनेशन जो जरूर याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछ ले कि सम वर्क का क्या मतलब होता है, कुछ काम के लिए क्या मतलब होता है कि वर्क किया गया हो एटलीस्ट फॉर एन आवर, ठीक, एटलीस्ट फॉर एन आवर किया गया है काम, तो उसको सम कुछ काम कहा जाएगा, ये वाली बात है, ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली आपने बात समझ ली कि बिजनेस एंटरप्राइज में हो, फॉर्म हो चाहे सर्विस हो, लेकिन वहाँ पे अभी कुछ काम नहीं कर रहे हो, तब ये कहा जाएगा। आपका एंटरप्राइज के साथ में तो हो किसी मान लो, लेकिन जो है अभी काम कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आपको वेतन मतलब प्रॉफिट वॉफिट अगर ये नहीं मिल रहा है, ठीक, कैश और काइंड में फैमिली गेन नहीं मिल रहा है, तो आप जुड़े तो हुए हो उस बिजनेस एंटरप्राइज से, लेकिन अभी आपको काम पे नहीं कहा जाएगा। मतलब ये है कि जिस कुल मिला के आप चाहे प्लेड एम्प्लॉयड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप काम पे तभी कहे जाओगे जब आपको वेज मिल रहा हो, या फिर आपको यहाँ पे तभी काम पे कहा जाएगा जब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक। इसके बाद जो है भारत में श्रमिक कर्मचारी से रिलेटेड जो है, ये अभी आगे इसको पढ़ेंगे। एनएसएसओ, एनएसएसओ से यहाँ पे जो है ये एक संस्था है आपकी, किसकी अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत, वो है मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंटरप्राइजेस, है ना, नहीं सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंतर्गत ये आती है संस्था, ठीक। इसको कर लेना आपका जो है एनएसएसओ, जिसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक। मतलब आप कोई मतलब कि एज्ड पर्सन के लिए आपको करना है सर्वे, तो आप क्या करोगे, सबके पास तो जा नहीं सकते हो। 8.1 करोड़ 16 आपका जो है सेंसस 2011 के अनुसार थी एज्ड पर्सनस की, 60 साल से ऊपर वालों की, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लो अलग अलग एरिया में जाके आपने एक सैंपल तैयार कर लिया, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, वो आपका सर्वे हो गया, उस पर जो है फिर उन्होंने रिपोर्ट दी। तो उसी तरीके से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे भी अपनी रिपोर्ट दी। उसमें डेफिनेशन क्या यूज़ करते हैं, जैसे यूजुअल स्टेटस मान रहे हैं, ठीक है, जो समान स्थिति मान रहे हैं, तो वो क्या है इनके हिसाब से एम्प्लॉयड होने की, वो ये है कि ही और शी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एम्प्लॉयड है, वर्किंग है, या फिर लुक कर रहा है वर्क के लिए, ठीक। देखिए एक होता है कि आप मतलब ग्रेजुएशन सब कुछ करने के बाद में आप खाली बैठे हुए, आप जो है कुछ भी काम ना कर रहे हो ना करना चाहते हो, तब तो आपको लेबर फोर्स में ही नहीं गिना जाएगा, समझ रहे हो। लेबर फोर्स में जब पहले आप आते हो, कब, जब आप या तो वर्क ढूंढ रहे हो, अगर आप उसमें से जाके कहीं वर्क करने लग जाओ, तो आप फिर क्या कहलाओगे, एम्प्लॉयड कहलाओगे। लेकिन आप वर्क ढूंढ रहे हो और आपको वर्क नहीं मिल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयड कहलाओगे। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन ये पूछेगा डायरेक्टली और आपको वहाँ पे जवाब देना होगा। चाहे इतना ही घुमा ले, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो कोई आपको मतलब हटा नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो कोई भी लड़का लड़की अगर वो या तो वर्क कर रहा हो या फिर लुकिंग फॉर वर्क हो, मतलब ढूंढ रहा हो वर्क, ठीक, ड्यूरिंग मेजर पार्ट ऑफ द 35, मतलब पिछले एक साल में, ठीक, उसके लिए मेजर पार्ट के लिए, मतलब ये नहीं कि एक दो दिन देखा और फिर कहा अरे यार छोड़ो क्या करना है, तो ऐसा नहीं। पूरे 12 महीने में अगर आप जो है कम से कम 200-150 दिन काम कर रहे हो और या फिर ढूंढ रहे हो, तभी आपको जो है ये यूजुअल स्टेटस बोला जाएगा, और तभी ये कहा भी जाता है कि आप लेबर फोर्स में इंक्लूडेड हो। अगर देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस तरीके से भी देखा जाए तो कम किया जा सकता है कि आप लोग अगर जॉब देखना ही ढूंढना ही बंद कर दे, मतलब वो वर्क भी कर नहीं रहे पहली बात तो, और उसके बाद जॉब ढूंढना बंद कर दे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लेबर फोर्स वाली जनसंख्या कट जाएगी, समझ रहे हो। तो ये भी एक चीज़ है। देखिए आपका पीछे ये चीज़ हुआ था कि कई लोग क्या है कि जॉब छोड़कर फिर वो वापस से पढ़ाई करने लगे, तो फिगर क्या लिख के आई, फिगर ये दिखा रही है कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट जो है नीचे हो गया, बल्कि ऐसा नहीं था, लोग और एजुकेशन करने लिए चले गए, और क्योंकि उनको लगा कि उनकी स्किल्स और उनकी जो डिग्री है वो अभी मतलब वो है नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो अब कहीं जॉब पा पाए, तो इससे बढ़िया पढ़ लो, कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात है। यूजुअल स्टेटस के अंदर जो कैटेगरी है वो है प्रिंसिपल स्टेटस की, और दूसरी है सब्सिडरी स्टेटस की। इसको क्या कहते हैं, आपका प्रमुख स्थिति या फिर सहायक स्थिति। अब प्रमुख नाम से इसको पता चल रहा है आपका कि आपका यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अगर देखेंगे आप, तो उसमें क्या है कि एक्टिविटी अकाउंटिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ ए पर्सनस टाइम ओवर द ईयर, ठीक। एक्टिविटी जो भी ये वाला काम है वर्किंग या फिर लुकिंग फॉर वर्किंग वाला, पिछले एक साल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे कर रहा है ये कोई बंदा है बंदी, ठीक।
और सब्सिडरी में क्या है कि प्रिंसिपल टाइम उनका जो है इसमें नहीं है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब ये 12 महीने में 15 दिन 1 महीना कर लिया, ये वाली बात है। और उसके बाद क्या है कि करंट, अब देखिए यूजुअल स्टेटस हो गया, उसके 2 भाग हमने देख लिए। इसके बाद आ जाता है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, करंट वीकली स्टेटस। ये एनएसएसओ के अंतर्गत कैसे वो नापता है कि भैया एम्प्लॉयड जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं तो सही से हो रहे हैं कि कितना हो रहे हैं, कि यूजुअल स्टेटस है कि करंट डेली स्टेटस है, किस समय कितने साल दिखते हैं, ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक, इसमें क्या है, एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षण की तारीख से 7 दिन पहले की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति, ठीक, एक्टिविटी स्टेटस ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग 7 डेज पे। अब एनएसएस से पहुंचा आपके पास, ठीक, आप हो ए, आपसे पूछे उसने कुछ सवाल कि भैया बताओ कितने घंटे आपको जॉब मिली, आपने ढूंढा कि नहीं ढूंढा, मिला तो नहीं मिला, कितना मिला, आप पिछले 1 हफ्ते का बताइए सिर्फ। ठीक, तो करंट वीकली स्टेटस ये आ जाएगा। अगर इफ ही हैज बीन इन्वॉल्व इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है भाई, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि पैसे बन रहे हैं और उसको रिकॉग्नाइज करता है स्टेट्स, तो उसको जो है कहा जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, सिंपल सी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसको ऐसे याद करिए। ही हैज बीन इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एट लीस्ट 1 आवर ऑन एनी डे ऑफ रेफरेंस वीक। पिछले 7 दिन में उसने पूछा था, तो आपने मान लीजिए 1 घंटे काम किया, और एक घंटे अगर आपने 7 दिन किया तो 7 दिन आपका एम्प्लॉयड बताएगा उसमें, ये वाली चीज़ है। ठीक, अगर 1 घंटे से आपने कम बताया तो उसके लिए आगे आ रहे हैं भी। ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या है, यदि वह संदर्भ सप्ताह के किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे के लिए आर्थिक गतिविधि में शामिल होता है तो उसे क्या बोले, करंट वीकली स्टेटस उसका बताया जाएगा, यानी एनएसएसओ की वो डेफिनेशन है। ठीक, इसके बाद क्या है कि वर्तमान दैनिक स्थिति, ठीक, करंट डेली स्टेटस में होगा ऑन अ बेसिस ऑफ पर्सन्स एक्टिविटी स्टेटस ऑन ईच डे ऑफ रेफरेंस वीक। अब उन्होंने यहाँ पे तो ये हो रहा था कि पिछले 1 हफ्ते में किसी भी दिन 7 दिन में उन्होंने 1 घंटे काम किया तो उनको करंटली वीक स्टेटस बोला जाएगा। समझ में आ गई ना बात, फिर से रिपीट करता रहूँ, करंट वीकली स्टेटस जो है पिछले 1 हफ्ते में अगर 1 भी घंटा उन्होंने ऑन एनी रेफरेंस डे काम किया तो करंट वीकली स्टेटस उनको दिया जाएगा। लेकिन हर दिन उनका जो है पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पे आएगा ये चीज़, करंट डेली स्टेटस में हर दिन, मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें, और मंडे को फिर से वही हो रहा है वाली चीज़ एनएसएसओ पूछ रहा है, तो हर दिन उन्होंने कितना काम किया, हर दिन का यहाँ पूछा जा रहा है करंट डेली स्टेटस में। तो एम्प्लॉयड फॉर, अगर उसको फुल डे एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा अगर वो 4 या 4 से घंटे ज़्यादा उसने काम किया है तो। ठीक, ये वाली चीज़ है, अब समझ में आ गई इस एग्जाम्पल से। ठीक, अब इसके बाद देखिए वर्कर्स इंडिया में कौन होता है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्कर की जो है आपकी डेफिनेशन किस में दे रखी है, आपकी वर्कमैन की, सॉरी, हाँ, वर्कर की आपकी दे रखी है फैक्ट्रीज एक्ट में, और वर्कमैन की जो दे रखी है, वर्कमैन या फिर नॉन वर्कमैन, दोनों को जोड़ लो, ये किस में दे रखा है, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक, नॉन वर्कमैन कौन होते हैं, जो मैनेजरल उसमें होते हैं, प्रबंधन वाले में, मैंने आपको खूब बताया है, एम्प्लॉयर या फिर वो सारे लोग। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए वर्कमैन की डेफिनेशन किस पे पूछेगी, तो आप बिल्कुल हंसते खेलते जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे लगा देना आपका सही आंसर। ठीक, और अगर वर्कर की पूछ ली जाए तो किस में लगाओगे आप, आपका फैक्ट्रीज एक्ट में। समझ में आ गई, फैक्ट्रीज एक्ट किस सन में होती है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगला, अब देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, सिंपल सी हैं, उनको याद कर लिए। रेगुलर सैलरीड या फिर वेज एम्प्लॉयज़। ठीक, रेगुलर सैलरीड जो यहाँ पे था, ये पहले था इसलिए मैंने इसको कहा था, बाद में बताऊंगा। ठीक, नियमित वेतनभोगी वेतन कर्मचारी वही है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश की चिंता मत करिए, मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉय मतलब रेगुलर सैलरी या फिर वेज मिल रही है कर्मचारी को, वर्क कर रहा है कहाँ पे। अब देखिए इसमें 3 चीज़ें देखने वाली हैं, वर्क कर रहा है कहाँ पर, ठीक, मतलब एंटरप्राइज में, कैसे एंटरप्राइज है, और साथ ही साथ कितने टाइम के लिए, और उसको क्या रेगुलर मिल रही है सैलरी या कि नहीं। ठीक, ये होता है कीवर्ड्स को ध्यान में रख के याद करने का तरीका। देखो ये वाली डेफिनेशन स्टार्ट हुई, आपने इसको पढ़ा, लेकिन 3 चीज़ें आपको याद रखना, पूरा आप नहीं याद कर सकते हो। सिर्फ क्या चीज़ है, वर्क कहाँ कर रहा है, फॉर्म या फिर नॉन फॉर्म एंटरप्राइज में। ठीक, किस तरीके से कर रहा है, फुल या फिर पार्ट टाइम बेसिस पर, और क्या उसको सैलरी और वेज जो है रेगुलर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये 3 चीज़ें देख के, अगर रेगुलर मिल रही है तो रेगुलर सैलरीड वेज एम्प्लॉय हो गया। ठीक, इसी तरीके से कैजुअल वेज एम्प्लॉयर लेबर किसे कहा जाएगा, जो कैजुअली, मतलब कैजुअली नहीं, मतलब ये नहीं कि उसका हाल चाल ढीला ढाला है, कैजुअल है बहुत, मतलब ये है कि इंगेज इन अदर फॉर्म और नॉन फॉर्म एंटरप्राइजेस,
ठीक, यहाँ पे क्या था, फॉर्म या फिर नॉन फॉर्म, इसमें अदर फॉर्म और नॉन फॉर्म इंटरप्राइजेज में काम कर रहा है। कैजुअल वेज लेबर, टर्म्स ऑफ डेली और पीरियोडिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया कि भैया डेली दिहाड़ी आपको इतनी मिल जाएगी, 250 रुपये लोगे, 350 रुपये लोगे, और ये काम करना है, ईंटा उठाना है, ये आपको सीमेंट चढ़ाना है, ये करना वो करना है। इस तरीके से कैजुअल वेज लेबर रोज का बनाया जाता है। ये आपका अदर फॉर्म या फिर नॉन फॉर्म इंटरप्राइजेस पे होता है वाला काम। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है आपका किस में आएगा, मतलब स्वनियोजित किस पे आएगा आपका। अब थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो गया होगा। पर्सन वो रन देयर ओन फॉर्म, अपना फॉर्म या फिर नॉन फॉर्म इंटरप्राइज चला रहे हैं, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन या फिर ट्रेड में इंडिपेंडेंटली वो इंगेज्ड हैं ऑन देयर ओन अकाउंट और विद वन और फ्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो अपना किसी कोई पर्सन जो है अपना फॉर्म या फिर नॉन फॉर्म जो है एंटरप्राइज चलाने लग गया। ठीक, या फिर वो किसी ऐसे प्रोफेशन, ऐसे व्यापार या फिर जो है ट्रेडिंग में हो गया आपका कि इंडिपेंडेंटली ज्वाइन है कि ऑन देयर ओन अकाउंट। ठीक, अपने पार्टनर खुद के साथ या फिर कि अपने पार्टनर के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वनियोजित या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाएगा। ठीक, मान लीजिए आप लोगों ने मिलकर पोल्ट्री फार्म बनाया, उस पर आप कुछ कर रहे हो, आप लोगों ने मिलकर गुड़ की फैक्ट्री लगा ली, अपने पार्टनर के साथ में लगा ली, उसके तरीके से कर रहे हो। आपको कोई पैसा दे नहीं रहा है रेगुलर, या मतलब रेगुलर या फिर कैजुअल बेसिस पे, आप खुद किस दूसरों को पैसा दे रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फ नियोजित। आप किसके लिए काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, आप अपने फैमिली गेन्स के लिए काम कर रहे हो। अभी समझाया था ना, वही वाली बात है। ओन अकाउंट वर्कर अब क्या होता है, ये किसी को हायर वायर नहीं करते, डू नॉट हायर एनी लेबर, खुद मतलब जो है काम पे जाएंगे, बताएंगे अच्छा बताओ, जैसे फ्रीलांसिंग टाइप से हो गया काम। अच्छा ये मैं हूँ, बताइए क्या चाहिए, होते नहीं, आपने देखा होगा शायद, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी उसको देखा होगा कि आप सुबह सुबह जाओ तो एक किसी चौराहे पे जो है लोग खड़े होंगे वहाँ पे, वो कहेंगे बताइए क्या काम है। उस तरीके से ओन अकाउंट वर्कर है, किसी से जुड़े नहीं है, किसी से कोई उनका वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल आप उनको उठा के फ्रीलांसिंग कराइए, एक टास्क दीजिए, उसको वो कर लेगा। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो अपना इंटरप्राइज चलाते हैं और ये लोग हायर करते हैं लेबर को। ठीक, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो जैसे कि मारुति के जो वो लोग हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नियोक्ता हैं, वो हायर करते हैं ना लेबर्स को, और उनसे जो काम कराते हैं, उनको पैसे देते हैं। ठीक, तो ये नियोक्ता हो गया आपका। दूसरा तीसरा ये क्या, ये आगे वाला कौन सा, हेल्पर्स इन हाउस होल्ड। अब आपने मेड्स देखी होंगी, डोमेस्टिक हेल्प देखी होंगी घर पे। ठीक, आया जो है मेड्स ये सब आते हैं, ये लोग हेल्पर होते हैं हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज में। ठीक, हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक, आपका हथकरघा वाली कुछ है इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो है घर में कारखाने चल रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, इसको कॉटेज को जो है कुटीर उद्योग भी बोला जाता है। तो उस तरीके से अगर है तो ये रिसीव ये नहीं करते हैं, रेगुलर सैलरी नहीं रिसीव होती है। ठीक, फॉर वर्क परफॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ पर्सन एक्टिविटी स्टेटस ऑन ईच डे ऑफ रेफरेंस वीक। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने घंटे के काम कर रहे हैं, उस हिसाब से इनका होता है। एम्प्लॉयड फॉर फुल डे, अगर वो 4 घंटे के हिसाब से ज़्यादा काम कर रहा तो फुल डे, तो उसके हिसाब से सैलरी अलग अलग होगी। ठीक, आपने ये नहीं, खादी ग्राम उद्योग का नाम सुना है क्या। तो वहाँ पे भी कई सारे जो लोग हैं इसी तरीके से हाउस होल्ड एंटरप्राइज में जाके काम करते हैं। कुछ की सैलरी जो होती है, जो 4 घंटे ज़्यादा करते हैं उनकी अलग होती है, जो मतलब एक्टिविटी के हिसाब से या फिर टाइम के हिसाब से करते हैं पिछले रेफरेंस वीक में, उनकी अलग होती है। ठीक, इसी तरीके से देखिए कुछ यहाँ पे हम लोग अब क्या समझेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट है, देखिए एक एक चीज़ है, कुछ नहीं छूटेगा, पूरी सीरीज फॉलो कर लेना। ठीक, इसमें क्या है, कास्ट सिस्टम की बात है ये। कास्ट सिस्टम, एम्प्लॉयड पहले किस तरीके से होते थे, अभी क्या लेवल चल रहा है, क्या किस किस फील्ड में किस तरीके से, ये सारी चीज़ जान करेंगे, यहाँ पे जानेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारी सेवेडिंग्स है। एक है कास्ट, कास्ट के हिसाब से मैं पैसे, मतलब पहले कैसे होता था, आज कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट किसको कैसे दे रहे हैं, वो वाली चीज़ें। एजुकेशन लेवल क्या चाहिए आपका, इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक, मतलब आपका इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक वाले जो वो है असंगठित क्षेत्रों में जहाँ पे काम कर रहे हैं, कैट कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आपका जो है कैजुअल लेबर, ये सब जो है। ठीक, जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखो। सोशल सिक्योरिटी का सीधे सीधे मतलब क्या है, इंश्योरेंस हो गया आपका, जो है पेंशन हो गया आपका, अनएम्प्लॉयड अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है नहीं है, तो मतलब वो कौन से असंगठित क्षेत्र है, इसीलिए ज़्यादा इसका हो रहा है। क्योंकि ये सब संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि इन सब के खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक, पेपर बढ़ जाता है, साथ साथ जेंडर का क्या हाल चल रहा है इसमें, माइग्रेटरी कैसे है, और एब्सेंटिज्म, ये वाला तो मैंने आप लोगों को खूब पढ़ाया है पीछे कि एब्सेंटिज्म का क्या मतलब है, कब आपका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो है हार्मनी आती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखिए कास्ट सिस्टम की वजह से क्या था, वर्णा सिस्टम थी। अच्छा, गांधी जी
कभी भी वर्ण सिस्टम के खिलाफ नहीं थे। वर्ण सिस्टम क्या होता है कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, फिर उसके बाद वैश्य समाज हो गया, फिर शूद्र हो गया। ठीक, तो अब इसमें ये जो है ऋग वैदिक काल में, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था कि ये चीजें हेरिडेटरी नहीं थी, मतलब इसका बेटा जो है वो वही ब्राह्मणी बनेगा, ये काम नहीं था। सबका अपना अपना ऑक्यूपेशन था अपने अपने स्फीयर में। जो भी ये काम अपनाता था, जब मान लीजिए वैश्य का जो काम था ज़्यादातर क्या था कि एग्रीकल्चर फील्ड्स पे सब करना है, क्षत्रिय का काम था कि सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक, और आपका ब्राह्मण काम था कि अपना जो है ये रिचुअल और ये सारे काम करने हैं, साथ ही साथ जो है आपका जो भी संस्कृत और ये सारी चीज़ें मतलब लिखना है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल वाला काम था। ठीक, शूद्र वाले जो काम थे वो मतलब ऐसा नहीं था कि उनको घृणा से देखा जाए, बस वो काम उस समय बटे हुए थे, कोई वो नहीं था। लेकिन ये सब अर्ली वैदिक पीरियड की बात थी, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड की। जैसे ही जैसे जो है लेटर वैदिक पीरियड में आप आते हो, यजुर्वेद ये रजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद वाले पीरियड में आते हो आप, तो आप देखा गया कि ये चीज़ें जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा कि यार हमें तो कुछ काम करना नहीं पड़ता, या जो भी हुआ तो वो चीज़ें हेरिडिटरी हो गई। ठीक, मतलब उन्होंने कहा कि जो जिसका बेटा है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण वाला ही काम करेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय वाला ही काम करेगा। तो ये इसकी वजह से जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। ठीक, और फिर ये हेरिडिटरी होगी। तो गांधी जी भी ये कहते थे मैं वर्ण सिस्टम खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुझे ये इसके खिलाफ हूँ कि हेरिडिटरी जो चीज़ कर दी गई ये गलत है। ठीक है, ये मतलब मेन चीज़ थी यहाँ पे बताने वाली। तो अब आपको वर्ण सिस्टम जब समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऑक्यूपेशन जो हेरिडिटरी, मतलब जो जिसका बेटा हुआ, जिसका वो वही काम करेगा जो उसका बाप करता था या फिर माँ करते थे। तो अब पेट्रियार्की सोसाइटी हमारे यहाँ, मतलब पुरुष प्रधान, तो अब ज़्यादातर बाप वाली पे बात होती है, मतलब फादर पे। ठीक, इसको अदरवाइज में ले लीजिए कि जब आप माँ बोलते तो उसके साथ में बाप होता है ना, तो उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। जब बाप को अगर कोई वैसे बोलो तो ऐसा अजीब सा नहीं समझना चाहिए। देखिए, टुडे इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, पहले ये हेरिडिटरी था, अब आज के टाइम पे चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और रिजर्वेशन दिया गया है, अफर्मेटिव एक्शन बोला जाता है इसे, या फिर क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। ठीक, मतलब ये जरूरी है हम लोग को इक्विटी लाने के लिए। एक होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब ये आपको अगर अभी कंटेक्स्ट में समझाऊं, इक्वलिटी का मतलब ये होगा कि भाई अगर 10 लोग हैं, 100 लोग हैं मान लो, और अगर वो आई आपकी वैक्सीन भी 100 आई कोविड वाली, तो आप लोग को अगर एक साथ नहीं दे पाते हो, एक साथ दे सकते हो तो सबको दे दो, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, या जिसकी भी इम्यूनिटी मजबूत हो, सबको। लेकिन यहाँ पे इक्विटी आ जाएगी कि भैया हम 100 बना रहे हैं, तो लेकिन हम शुरुआत हम किससे करेंगे, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वाले हैं, या फिर 50+ एज वाले हैं, यही सब है ना अभी कंडीशंस। तो ये इक्विटी होती है। और या फिर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको मान लो 2 डोज दे दो, ताकि वो उठ सके और सबके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके। यही आरक्षण का आपका आधार है, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक, पॉलिटी भी है आपके सिलेबस में, इकोनॉमी भी है। इस तरीके से इंटरलिंक करके पढ़ोगे, कुछ भी आपका जो है गलत नहीं होगा। तो अब सब कुछ जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आरक्षण का भी इसमें सपोर्ट है। ठीक, आपका देखो एजुकेशनल लेवल क्या है, पहले लिटरेसी रेट लो होती थी, डायरेक्ट लिंक होता था एजुकेशन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अभी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम ही है, देखा जाए तो वीमेन की और कम है। वैसे 74 के आसपास है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर जापान अपान देखो तो 90 से ऊपर है वहाँ पे। अपने केरला में ही देख लो, 90 मतलब 100% हो गई है अब तो लगभग। तो लो लिटरेसी रेट है और मिल जाती थी एम्प्लॉयमेंट। अब जो है डिग्री, और अब तो स्किल्स का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अलग से पूरी यूनिवर्सिटी बनाई गई है। डायरेक्ट लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अगर एजुकेशन आपका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया डिग्री है, तो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। मूव टुवर्ड इनफॉर्मलाइजेशन, मतलब अनौपचारिक तरीके से जो है जो बन गए हैं आपके उद्योग, उनमें ये बढ़ता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग ना लगना चाहते हैं, सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि बीमा, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी चीज़ है। चेंजिंग इकोनॉमिक एंड ग्लोबल बिजनेस जो है, अब एलपीजी रिफॉर्म हो गया, ग्लोबल बिजनेस, आर्थिक और जो है दुनिया के व्यापार चेंज हो रहे हैं। इसकी वजह से इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रही है। फॉर्मलाइजेशन होगा लेबर की। क्यों? क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखना चाहते हैं ज़्यादा, कभी भी उनको हायर करो, कभी भी फायर करो, कोई ना पूछने वाला, उनकी खुद की आवाज़ कुछ है नहीं। ठीक, ट्रेड यूनियन का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फुल टाइम रेगुलर जॉब्स आर फोर्स टू मूव पार्ट टाइम और कैजुअल। ठीक, पार्ट टाइम करो, जितनी जरूरत है वो उतना करो। लो पेड, ज़्यादा इसमें वेतन भी नहीं होता, किसमें, असंगठित क्षेत्र में। ठीक, इसी साथ साथ जो है जेंडर वाले से भी जान लेते हैं। विमेन पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक सर्वे में हर साल आता है, इस साल भी देखना। पीछे मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 27% के आसपास था। इसकी एग्जैक्ट फिगर क्या कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? और इसके साथ साथ क्या है, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट भी कम है।
ठीक। और इसमें जो है आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ठीक, ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि इक्वल रेम्युनरेशन नहीं मिलता है। सेम काम अगर पुरुष कर रहा है, सेम काम अगर वुमेन कर रही है, तो वुमेन को जो है कम मिलेगा, वो सैलरी मिलेगी, पता नहीं ऐसा क्यों है। उसको डेजिग्नेशन पोस्ट भी कम मिलती है, इसको ही ग्लास सीलिंग इफेक्ट मिलती है, मतलब आपको दिखता नहीं लेकिन ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक, और ये किसके खिलाफ है? आपका इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के खिलाफ है। मतलब आपका जो है, जो आर्टिकल नंबर किस में आता है? आर्टिकल नंबर 42 में आता है। सही बताइए, अगर गलत है तो बताइएगा। आर्टिकल नंबर 42 में आता है कि नहीं आता है? ठीक। तो इसी साथ साथ अब आपका जो है, ये देखते हैं कि माइग्रेटरी करैक्टर भी है एम्प्लॉयमेंट का, कि मतलब आप अपना घर छोड़ के, यूपी वाला जो है आपका बिहार में जा रहा है, बिहार वाला महाराष्ट्र में जा रहा है, यूपी वाला पंजाब में जा रहा है काम करने। क्यों? क्योंकि उनके वहाँ पे जॉब ही नहीं है। माइग्रेशन दो तरीके से होता है, समझना। ये अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक होता है पुश, एक होता है पुल। ठीक, पुल मतलब दोनों ही अट्रैक्टिंग वाली चीज़ है। पुश मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे इतना आपका जीना वो हो जाए, रहना खाना जॉब कुछ ना मिले, कि आपको यहाँ से पुश कर रहा है कि भागो यहाँ से। और दूसरी जगह ये है कि पुल मतलब यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी जगह आपको जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, तो वहाँ पे आपको ये जो जगह है ये इसको पुल कर रही है। तो ये वाले दो तरीके के होते हैं माइग्रेशन। तो पुश में ये भी हो सकता है भाई, मान लो वॉर हो जाए और लोगों को जो है सताया जा रहा हो, जैसे रोहिंग्या वाले हैं। ठीक, तो उन चक्कर में उन लोग को पुश करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आप कोई है दिल्ली में रह रहा है, लेकिन उसको लग रहा है यहाँ से ज़्यादा जॉब अच्छा आईटी वाली जो है वो आपकी जो है बैंगलोर में है, तो वो वाली क्या है कि पुल कर रहा है बैंगलोर, कि भैया यहाँ हो जहाँ पे ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा अच्छी सैलरी है, ये सारी बातें हैं। ठीक, चेंज ऑफ रेसिडेंस होता रहता है, एक विलेज से आप दूसरे विलेज, या फिर टाउन, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है। H1B वीज़ा आप लगातार पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीएफओ का मैं सोच रहा हूँ आखिरी में जो है आप लोग के लिए वो भी कराऊंगा, करंट अफेयर, ताकि जो है स्पेसिफिक चीज़ें जो है बिल्कुल निकाल के उनको निचोड़ बना के दे दूंगा, बस वो करके चले आना, सब कुछ हो जाएगा। बाकी जो मैंने लेबर कोड की आपके लिए ऑलरेडी बना रखी सीरीज, उसको पढ़ लेना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जो जरूर 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 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, आपका रीस्किलिंग फंड क्या है, कौन करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने आप हो गए हैं, 300 से ज़्यादा आपका होने पे हाई फायर वाली बातें होंगी, ये सारी चीज़ें। ठीक, एब्सेंटिज्म आपका जो है, मतलब आप गायब रहते हो, एब्सेंट रहते हो। लेबर टर्नओवर का आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए एक मैनेजर की पोस्ट है। ठीक, ये मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, आप लोग हमारी पुरानी सीरीज आई और एल की जरूर देख लीजिए, लेबर लॉ की एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक, लेबर पोस्ट है कोई। ठीक, ये पोस्ट पे कितने लोग कितनी आ रहे हैं, कितने टाइम तक ये खाली रहती है, कितने टाइम तक भरी रहती है, कितने लोग इस पे बदलते हैं, इसी को बोलते हैं टर्नओवर। ठीक, बिजनेस का जो कारोबार वाला टर्नओवर होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। टर्नओवर हैज इट्स ओन मीनिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, तो इसको बोलेंगे टर्नओवर। अगर एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, टर्नओवर ज़्यादा है, तो ये क्या बात है? ये बुरी बात है। एक एक कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम में पूरे नंबर पाओ। ठीक, एब्सेंटिज्म रेट अमंग्स वर्कर इन इंडस्ट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। अब मान लीजिए कोई है रिलायंस में, कोई है टाटा में, कोई है एयरटेल में। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ से लोग ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, यहाँ पे नहीं रहे हैं, तो उनका जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं ठीक है। टाटा में लोग ज़्यादा रुकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अच्छा लगता है, वर्किंग कंडीशन उनकी एक अच्छी वो रहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ एयरटेल में नहीं है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा सर्वे में आया है। टाटा में जो लोग काम करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन उसमें ज़्यादा होती है, उनकी मोराल भी हाई रहता है, उनका कमिटमेंट भी हाई रहता है, क्योंकि उनको हर चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में, सब में उनको एक ज़्यादा ह्यूमेन एटमॉस्फेयर मिलता है। उनको एक ना कि कम्युनिटी की तरह ना समझकर एक बढ़िया, एक मतलब बराबर का सहभागी या फिर पार्टनर माना जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो उनकी जो है कमिटमेंट बढ़ती है, उसकी वजह से उत्पादकता बढ़ती है इंडिविजुअल वर्कर की। ठीक, इसी तरीके से जो है हम जो पढ़ रहे थे इनफॉर्मलाइजेशन वाला और साथ ही जेंडर वाला, इस पर कुछ पॉइंट्स और हैं वो जान लेते हैं। मूव टुवर्ड्स इन्फॉर्मेशन, ये क्यों हो रहा है? आउटसोर्सिंग हो रही है। ज़्यादातर बड़ी 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 कंपनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं कि छोटी कंपनियों को दे रहे हैं। छोटी कंपनियों में जो है ज़्यादा कुछ होता ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल लेके वो तुरंत काम करा देते हैं। तो इनका जो है पेपर वर्क बचा, इनका टैक्सेशन बचा, इनकी जो है पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। कॉन्ट्रैक्ट पे, कैजुअल पे सारा काम हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मोस्ट
इंडस्ट्रियल सेंटर। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स थे बहुत हमारे, जैसे पहले हम लोग के यहाँ कॉटन उद्योग थे, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने वहाँ पे इंडिया में ख़त्म कर दिया, अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, तो यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो इनफॉर्मलाइजेशन हो गया। मतलब कि क्या हुआ कि आपका लोग जो है फिर इधर उधर हो गए, मतलब आपका एग्रीकल्चर करने लगे, कुछ लोग फार्मिंग करने लगे, कुछ लोग पीजेंट बन गए, कुछ लोग जो है छोटे मोटे काम करने लगे, वो लोग मतलब इनफॉर्मलाइजेशन हो गया, अनौपचारिक तरीके से वो लोग काम करने लगे। ठीक, कोई रेगुलर सैलरी नहीं है, कोई उनका बीमा नहीं है, कोई वर्किंग कंडीशन बहुत ही ख़राब है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और उस पर फिर लेबर लॉज भी अप्लाई नहीं होते हैं, तो भैया जवाबदेही नहीं है, कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक, दीज इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर फर्स्ट 5 ईयर। अब जो ये मूव इन्फॉर्मलाइजेशन में ये भी चीज़ है कि कुछ कंपनियां जैसे छोटी मोटी हैं आपकी, एमएसएमई, माइक्रो, इन सब में ज़्यादातर क्या होता है कि भाई इनको तुम जो है टैग वो दे रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो कि भैया पहले 5 साल जो है आप उद्योग लगाओ, छोटा उद्योग, तो आपको जो है 5 साल के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मान लो अगर ऐसा हो गया तो कई लोग क्या करते हैं, 5 साल चलाई फिर नए नए तरीके रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक, अपने घर में किसी बीवी के नाम पे करा लो, बच्चे के नाम पे करा लो, तो ऐसे करते करते 5 लोग हैं, मतलब 25 साल तक कोई टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, तो लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते हैं, इन्फॉर्मलाइजेशन इसलिए बढ़ रहा है। ठीक, लॉ बनाते समय थोड़ा सा ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आउटकम जो है लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण हो गया, उदारीकरण होने की वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े एमएनसीज, बड़े बड़े लोग आ गए, ग्लोबलाइजेशन हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। समझना मेरी बात बिल्कुल आसान भाषा में, कंपटीशन बढ़ गया तो हमारा जो है जो गुड्स थे, अब जो नियोक्ता है वो सब सोचने लगे कि यार गुड्स वुड्स के दाम सस्ते करो, सस्ते करने के लिए क्या है कि वेजेस कम करो। ठीक, ज़्यादा ये इंश्योरेंस, पेंशन, ये सामाजिक सुरक्षा वाली चीज़ें मत दो यार, अगर ये सब देंगे तो हमारा गुड्स ही नहीं बिकेगा, क्योंकि हमारे गुड्स की कीमत बढ़ जा रही है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो यार जब बढ़ जाएगी तो हम क्यों यार, हम बेच ही नहीं पाएंगे। तो इसी चक्कर में जो है लिबरलाइजेशन होने की वजह से काफ़ी हमारा जो है इंक्रीज कंपटीशन होने की वजह से जो है इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ा। समझ में आई ना बात, इन सब चीज़ों को। वैसे ईपीएफओ में तो प्रीलिम्स पे है, सिंपल आपको देखना है, ये सब चीज़ें सुनी हुई हैं, मेरे बातें आपको याद आ रही हैं, तो आराम से आप आइडेंटिफाई करके कर लोगे। ठीक, अदरवाइज ये सब चीज़ें अगर आप जैसे पढ़ रहे हो इंटरव्यू में काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी 25% तक है इंटरव्यू। देखिए कई लोग ये सोच रहे हैं इंटरव्यू तो आराम से कर लेंगे, लेकिन ये इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो इंटरव्यू में आपको कौन सी पोस्ट मिलती है ये डिसाइड वहीं पे होगा, कि आप लिस्ट में रहते हो कि बाहर हो जाते हो, ये भी इंटरव्यू डिसाइड करेगा, समझ लेना। ठीक, 1/4 हिस्सा है वहाँ पे। इसी तरीके से जेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं हमारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो क्या है कि लो वेजेस मिलते हैं, वहीं जो चीज़ मैंने बताया, डिनाइल ऑफ मैनी ऑक्यूपेशन, कई लोग जगह तो कह देंगे अरे नहीं 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 यहाँ लड़कियाँ काम नहीं कर पाएंगी, ये वाली बात है। कई लोग अब आजकल क्या है कि ये भी सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं लड़कियों को मत रखो, अब तो 26 वीक की वो देनी पड़ती है इनको मैटरनिटी बेनिफिट, तो यार फालतू में हम लोग 6 महीने क्यों दें अपनी जो है ये सैलरी क्यों दें, इसलिए भी दे रहे हैं, इसलिए भी मतलब लोग जो है इनको जेंडर्स फीमेल्स को जो है नहीं रखते हैं। और उनको फेलियर टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन सेंचुरीज वर्क एज इकोनॉमिक, मतलब ह्यूमन की जो भी वर्क है, जैसे घर में 24/7 मम्मी लगी रहती हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं, उनको सब माना जाता है अरे इनका काम ही यही है, इनको कोई, बल्कि देखा है तो 24/7 है, बाकी लोग जाके तो काम कर भी सकते हैं, आके अपना घर पे आराम से बैठे हैं, अरे चाय दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन जो सच्चाई है अगर आप ध्यान से सोचो, जो भी मेल लोग सुन रहे हैं या महिलाएं सुन रही हैं, सबको ये चीज़ पता है कि मम्मा लोग जितना काम करते हैं उतना कोई नहीं करता है, सीधी सी बात है। ठीक, क्यों, लेकिन उनका रिकॉग्निशन है क्या उसके वर्क का? मम्मा लोग भी क्या ये नहीं कहती कभी कि अच्छा है आज की दिहाड़ी हमको दे दो कुछ, कोई कहता है? तो ये चीज़ एक्सेप्टेंस में आ गई है, 5,000 सालों से चल रही है, कैसे निकल जाएगी? तो और ये वाली बात है, रिकॉग्नाइज नहीं होता है, अब सेंचुरी से ये काम चला आ रहा है, जो आर्थिक सामाजिक जो भी फैमिली कंपल्शन या फिर पेट्रियार्कल सोसाइटी में है कि भैया जो है महिलाएं ही ये काम करेंगी, पुरुष प्रधान है, महिलाओं के पास ना कोई डिसीजन मेकिंग पावर ना कुछ। हालांकि चेंजेस हो रहे हैं, आई एम नॉट डिनाइंग द एक्चुअल फैक्ट ऑफ द movement, but those changes are very menial, very nominal, very marginal, that is what I am trying to say। ठीक, तो ये वाली चीज़ें फैमिली और सोशल कंपल्शन भी होते हैं कि आप बेबी करना है तो आपको जो है पैदा करना है तो आप जो है जॉब छोड़ दो, या फिर अब तुम्हें क्या जाना, अब मतलब घर में उनकी महिलाओं की इज्जत नहीं है। ठीक, अब वो बाहर भी नहीं जाने देते हैं, वैसे मानते हैं कि जो है बहुत महिलाएं जो है सबसे हमारी इज्जत होती हैं, सबसे बड़ी बात है, मतलब वहीं महिलाएं क्यों करें, और फिर उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है, इन सब की वजह से कंपल्शन बनाए जाते हैं।
पैट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटी है। इस पे देखिए जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ अभी, इसी पे एस से भी आया था यूपीएससी में। तो इस तरीके से अब देखिए, अब आगे जो है जेंडर हो गया, ये इन्फॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें हो गई, कास्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आपका मूव टू अनौपचारिक वाली चीज़ें भी हो गई, माइग्रेटरी करेक्टर भी हो गया, एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर भी हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर संबंधित एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझाई जाएगी। नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 में आई। अच्छा, चाइल्ड लेबर संबंधित जो है, मैं लेबर लॉज जब पढ़ा रहा था तो आपका क्विक रिवीजन सीरीज है, 3 पार्ट में है, आधे आधे घंटे के हैं, इसको देख डालिए। उसमें चाइल्ड लेबर को अच्छे से, अभी जो संशोधित चाइल्ड लेबर वाला आया है 2016-17 में, तो उसको भी कवर किया, तो वहाँ जाके अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे एक खाली मैं आपको एसेंस दे दे रहा हूँ, ठीक। बाल श्रम या फिर बाल मजदूरी क्या होता है? बाल श्रम नीति, राष्ट्र नीति आई थी 1987 में। इसमें बाल श्रम के उन्मूलन मतलब इरेडिकेट, खत्म करने वाला है, और सभी बच्चों को शोषण से बचाने का लक्ष्य रखा गया था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये सब ना हो। ये वाली चीज़ें जो है आर्टिकल नंबर 23-24 में भी दे रखी हैं आपके भारतीय संविधान में। और इसी साथ साथ जो है पहला जो लॉ आया वो क्या था? बाल श्रम निषेध और विनियमन, यानी प्रोहिबिशन और रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का क्या मतलब है कि कुछ लोग का क्या आप करा रहे हो क्या लेबर? हाँ करा रहे हो। क्यों? कौन से? 14 साल के ऊपर वालों को। लेकिन 14 साल के ऊपर वालों को भी हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं करा रहे हो। अब देखो रेगुलेट आ गया ना। अब चाइल्ड लेबर का और रेगुलेट का क्या मतलब है? मतलब 14 साल के ऊपर के बच्चे जो हैं उनका जो लेबर होगा वो हैजार्डस इंडस्ट्री में नहीं होगा, हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसलिए रेगुलेशन वर्ड आया है। एक एक शब्द का मीनिंग है। प्रोहिबिशन कर रहे हैं, बाकी जो उसके नीचे है उनका तो प्रोहिबिशन है, उनको तो वर्क करना ही नहीं है। अब कुछ चीज़ें जो नई आई हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट और ये सब जो है वाली बात, जो मैंने उसमें लेवल वाले जो है उसमें सीरीज, उसको एक बार चेकआउट करिए, बिल्कुल एक एक चीज़ हमें बताई गई उसमें, ठीक। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को सीमित करता है। अच्छा, कॉजेज क्या है चाइल्ड लेबर के, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। गरीबी, अशिक्षा, शिक्षा की कमी, संघवाद की कमी से आबादी का पलायन, ठीक, लैक ऑफ यूनिज्म, माइग्रेटेड पॉपुलेशन, लार्ज साइज फैमिली, लो अर्निंग, ठीक। लार्ज साइज फैमिली है मतलब अब क्या होता है कि 12-13 बच्चे हो रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा बच्चा है वही छोटे लोग खिलाने लग रहा है, और जो है बाकी लोग का कहा जा रहा है अब जाओ जरा काम करो जाके। और जैसे एग्रीकल्चर पहले थी तो ज़्यादातर जो है बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे, फैमिलीज होती थी। क्यों? कि जितने ज़्यादा होंगे वो सब लेबर की तरह काम करेंगे एग्रीकल्चर फील्ड पे। ये सच्चाई है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ द फैक्ट, ठीक। तो लास्ट साइज फैमिली होती है, लो अर्निंग ऑफ वर्कर्स एंड लो कैरियर पॉइंट। अच्छा, ये पहले ये भी एक चीज़ थी कि भाई उनके पास क्या था कि पहले मेडिकल सेवाएं अच्छी नहीं थी, मेडिकल वो, तो ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, ठीक। तो ज़्यादा बच्चे करते हैं ताकि कोई मतलब रिसोर्स रहे उनके पास, ये वाली बात है, ठीक। तो ये आज हम लोग का यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छा, लेबर फोर्स से कुछ चीज़ें और भी हैं। लेबर का किस तरीके का हो सकता है? या तो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मान लीजिए कोई रिसर्च में काम कर रहा है, जैसे हम लोग सब लोग कंटेंट पे काम करते हैं, शोधकर्ताएं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपके श्रम में आएंगी, ठीक। आपका ह्यूमन बीइंग जो है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट अंडरटेक एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो, कुछ आप उत्पाद कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे पढ़ पढ़ के सारा चीज़ें एक एक चीज़ आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, कमेंट जरूर करना जो भी चाहिए, जो भी मैं आंसर्स पूछता हूँ आपसे, ताकि क्योंकि फिर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, सारा कंटेंट आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो ये फिजिकल मेंटल ह्यूमन बीइंग जो भी कर रहा है ये सब कुछ लेबर में आ जाता है। और लेबर जैसे कि लेबर हो गया, आपका लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, और आपका क्या एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। एनसीईआरटी 9th क्लास की है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसमें लेबर भी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर मेंटल फिजिकल आप कर रहे हो तो उसको लेबर कहा जाएगा। लेबर फोर्स में कौन होता है? जो इकोनॉमिकली एक्टिव हो, ठीक, जो एम्प्लॉयड हो या फिर जो मतलब वर्क कर रहा हो या फिर वर्क को ढूंढ रहा हो, तो भी उसको जो है, अगर वर्क कर रहा है तो एम्प्लॉयड है, वर्क को ढूंढ रहा है, एम्प्लॉयड अभी नहीं है तो अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा, सिंपल सी बात है। ये टोटल मिला के लेबर फोर्स कहलाता है। ट्रेड यूनियन और इसके साथ ही साथ जो आगे ये सारी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। ट्रेड यूनियन के बारे में यॉर्डर ने क्या कहा है, पेरीमन ने क्या कहा है, आईएलओ ने क्या कहा है, ये अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आज का भी सेशन हमारा खत्म होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आगे जो है अब हमारा होगा पार्ट नंबर 17, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में, फिर फिलॉसफीज, अप्रोचेज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। तो इसी तरीके लगातार लगे रहिए हमारे साथ। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए। एक पुनः आप लोग के लिए जो एक रिमाइंडर है कि यूपीएससी का
2021 का सिविल सर्विसेज वाला हमारा 31 जनवरी से नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है। आप लोग क्या कर सकते हो कि तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, ताकि 31 जनवरी से तो आप लोगों को शेड्यूल मिल जाए कैसे क्या पढ़ना है, लेकिन तब तक आप लोग जो है एम्बियंस में एनवायरमेंट में ढल जाओगे कि कैसे क्या तैयारी करनी है। ठीक, और उसके लिए ईपीएफओ के लिए भी जो है हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है 2020 वाला, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 या फिर 9696060608 पे कॉल करके। ठीक, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।